तो आज बात करते हैं विज्ञान के इतिहास के एक ऐसे इंसान की जो शायद सबसे बड़ा विरोधाभास था, योहानस केपलर। वो कोई क्रांति लाने नहीं निकले थे, लेकिन सच की उनकी जिद ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। केपलर की पूरी जिंदगी एक तरह से दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ वो एक गहरे धार्मिक इंसान थे, एक धर्मशास्त्री जो भगवान की बनाई इस दुनिया में एक दिव्य संगीत, एक डिवाइन हार्मनी ढूंढ रहे थे। और दूसरी तरफ उनके काम ने उन्हें एक ऐसा भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ बना दिया जिनके काम पर आज मॉडर्न साइंस की नींव टिकी है। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये कैसे हुआ? कैसे एक इंसान की धार्मिक खोज यानी भगवान की दिव्य योजना को समझने की कोशिश फिजिक्स के उन नियमों में बदल गई जिन्हें आज हम सब जानते हैं? ठीक है, तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि केपलर की असली प्रेरणा वैज्ञानिक नहीं बल्कि धार्मिक थी। वो तो एक तरह से भगवान के दिमाग को पढ़ना चाहते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक महान ज्योमेट्रिशियन है और ब्रह्मांड उनकी बनाई एक परफेक्ट डिजाइन है। अब ये बात वाकई कमाल की है। उस समय के कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित मॉडल को वो सिर्फ एक थ्योरी नहीं मानते थे, उन्हें इसमें पवित्र ट्रिनिटी की छवि दिखती थी। सूरज जो केंद्र में है वो पिता परमेश्वर की तरह है, तारों का बाहरी गोला पुत्र की तरह, और इन दोनों के बीच का जो खाली स्थान है वो पवित्र आत्मा की तरह। और यही सोच उन्हें ले गई अपनी पहली महान किताब मिस्टीरियम कॉस्मोग्राफिकम तक। इसमें उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया पेश किया। उन्होंने कहा कि उस समय जो 6 ग्रह ज्ञात थे, उनकी कक्षाओं के बीच 5 परफेक्ट 3D शेप्स, जिन्हें प्लेटोनिक सॉलिड्स कहते हैं, एकदम फिट बैठते हैं। सोचे कितना शानदार आइडिया रहा होगा। ग्रहों की कक्षाएं जैसे एक के अंदर एक रखी हों और हर 2 कक्षाओं के बीच एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप फिट हो। केपलर के लिए ये सबूत था कि उन्होंने ब्रह्मांड के लिए भगवान का सीक्रेट ब्लूप्रिंट खोज लिया है। पर दिक्कत ये थी कि ये खूबसूरत थ्योरी, जिसे शानदार विफलता भी कहा जाता है, हकीकत से पूरी तरह मेल नहीं खाती थी। ये करीब तो थी पर परफेक्ट नहीं थी, और यहीं केपलर की महानता सामने आती है। किसी और ने शायद इसे नज़रअंदाज कर दिया होता, पर उनकी ईमानदारी ने उन्हें मजबूर किया कि वो अपनी इस प्यारी थ्योरी को साबित करने के लिए दुनिया का सबसे सटीक डेटा ढूंढे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खोज उन्हें कहाँ ले गई। बेहतर डेटा की ये तलाश उन्हें ले गई अपने समय के सबसे बड़े खगोलशास्त्री टाइको ब्राहे के पास, जिनके साथ उनकी साझेदारी काफी दिलचस्प और तूफानी रही। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। टाइको एक अमीर घमंडी रईस था जिसने सालों लगाकर आसमान के सबसे सटीक आंकड़े जमा किए थे। वहीं केपलर एक गरीब धार्मिक गणितज्ञ थे जिनके पास बड़े बड़े आइडिया तो थे, पर उन्हें साबित करने के लिए आंकड़े नहीं थे। दोनों एक दूसरे को खास पसंद नहीं करते थे, पर एक दूसरे के बिना अधूरे थे। प्राग में जब वो साथ काम करने लगे तो माहौल थोड़ा तनाव भरा था। टाइको अपने डेटा को लेकर बहुत पॉजिटिव था। उसने केपलर को उलझाए रखने के लिए उस समय की सबसे मुश्किल पहेली दे दी, मंगल ग्रह की कक्षा का पता लगाना। मंगल की चाल इतनी अजीब थी कि उस समय का कोई भी मॉडल उसे समझा नहीं पा रहा था। लेकिन फिर किस्मत ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि साथ काम करने के सिर्फ 22 महीनों बाद 1601 में टाइको की अचानक मौत हो गई। थोड़ी कानूनी लड़ाई के बाद टाइको की जिंदगी भर की मेहनत यानी उस समय का सबसे कीमती खगोलीय डेटा केपलर को विरासत में मिल गया। अब ब्रह्मांड के रहस्य खोलने की चाबी उनके हाथ में थी। और इसी डेटा के साथ केपलर ने मंगल ग्रह से अपनी जंग शुरू की। और इस जंग का जो टर्निंग पॉइंट था वो एक बहुत ही छोटी मामूली सी दिखने वाली गलती के इर्द गिर्द घूमता है, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये नंबर 8 आर्क मिनट। सालों की मेहनत और हिसाब किताब के बाद केपलर ने मंगल के लिए एक सर्कुलर ऑर्बिट बनाई जो टाइको के डेटा से लगभग मैच कर रही थी। लगभग, पर 2 जगहों पर ये 8 आर्क मिनट से चूक गई। ये इतनी छोटी सी गलती थी, आसमान के 1 डिग्री का 60वां हिस्सा, पर केपलर जानते थे कि टाइको का डेटा इससे कहीं ज्यादा सटीक था। गलती डेटा में नहीं थी, गलती थ्योरी में थी। और यहीं पर केपलर ने वो किया जो एक सच्चा वैज्ञानिक करता है। जैसा कि उन्होंने खुद लिखा, उन 8 मिनटों ने खगोल विज्ञान में पूरी तरह से सुधार का रास्ता दिखाया।
उन्होंने 2000 साल पुराने इस विश्वास को छोड़ने का फैसला किया कि ग्रहों को परफेक्ट सर्कल में ही घूमना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक छोटा सा जिद्दी सच उनकी खूबसूरत थ्योरी को गलत साबित कर रहा था। और जैसे ही उन्होंने इस सर्कुलर ऑर्बिट की सोच को छोड़ा, मानो ब्रह्मांड के असली राज उनके सामने खुलने लगे। इसी के बाद उन्होंने ग्रहों की गति के अपने 3 मशहूर नियमों की खोज की। तो इन नियमों ने क्या बताया? पहला और सबसे बड़ा बॉम्बशेल था, ग्रह गोल नहीं बल्कि अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं। दूसरा, उनकी स्पीड एक जैसी नहीं रहती। जब वे सूरज के पास आते हैं तो तेज हो जाते हैं और दूर जाने पर धीमे। और तीसरा, जिसे हार्मनी का नियम कहते हैं, उसने एक ऐसा गणितीय संबंध खोजा जो सारे ग्रहों को एक ही खूबसूरत नियम में बांधता था। केपलर का काम अपने आप में एक रेवोल्यूशन था, पर इसकी असली अहमियत तब समझ आती है जब हम देखते हैं कि इसने आगे किसके लिए रास्ता बनाया। इसने आने वाले सबसे महान वैज्ञानिक दिमागों में से एक के लिए मंच तैयार कर दिया था। देखिए, केपलर ने एकदम सटीक तरीके से ये बता दिया था कि ग्रह कैसे चलते हैं। उनके नियम उनकी गति की भविष्यवाणी कर सकते थे, लेकिन वो ये नहीं समझा पाए कि वे क्यों ऐसे चलते हैं। इसके पीछे का भौतिक कारण क्या है, ये अभी भी एक रहस्य था। और यहीं पर विज्ञान की वो खूबसूरत सीढ़ी दिखती है। टाइको ने डेटा की नींव रखी, केपलर ने उस डेटा का इस्तेमाल करके गति को कैसे होती है ये समझाया, और फिर आए आइजैक न्यूटन, जिन्होंने केपलर के नियमों का इस्तेमाल करके गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया और आखिरकार उस क्यों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि जिस बल से सेब जमीन पर गिरता है, वही बल ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखता है। तो आखिर में केपलर की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। उन्होंने एक खूबसूरत, दिव्य संगीत वाले ब्रह्मांड की तलाश शुरू की थी, और एक छोटे से 8 मिनट के जिद्दी सच ने उन्हें अपनी पूरी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। ये सोचने वाली बात है। आज हमारी ऐसी कौन सी खूबसूरत मान्यताएं या सिद्धांत है जो शायद किसी एक असुविधाजनक सच के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं?